दोस्तों हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2023-24 के लिए जो आपका 11 दिसंबर से होने वाला है। विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा है 9वीं और इसके जो भी प्रश्न है उसके उत्तर देखेंगे। और यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उसके बाद आपके छोटे प्रश्न आएंगे और कुछ नया पैटर्न रहेगा इस बार, इसको आपको समझ लेना है। और इस तरह का पैटर्न आपको हर जिले में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है पूछा गया, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये आपसे पूछा गया है, सन आपको दिए गए हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है ये 1789 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है रूस में प्रथम क्रांति हुई। तो रूस में जो प्रथम क्रांति हुई थी वो कौन से सन में हुई थी ये आपको बताना है। तो रूस में जो प्रथम क्रांति हुई थी ये सन 1917 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और अपने चैप्टर को बिल्कुल विस्तार से 3D एनिमेशन में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देख लेना, अवेलेबल है। जैसे वीडियो खत्म होगा तो आपको इसका थंबनेल दिखाई देगा। और ये वीडियो है आपका फ्रांसीसी क्रांति, जो आपका चैप्टर है 3D एनिमेशन में दिया गया है पूरा का पूरा। आप जब इसको देखोगे तो आपको जो है सामाजिक विज्ञान से प्यार हो जाएगा। कक्षा 9वीं का है ये। और इस फ्रांसीसी क्रांति को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर केवल 1 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं। आपके नोट्स बन जाएंगे और एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, इसका एक भी पॉइंट। और आपको मैं बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी से पूरा का पूरा प्यार हो जाएगा, जिससे आप नफरत करते होंगे या समझ में नहीं आता होगा। इस चैप्टर को स्कूल में पढ़ाने में 7-8 दिन लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 1 घंटे में इस चैप्टर को समझ सकते हैं विद 3D एनिमेशन। यानी वीडियो के अंदर एनिमेशन दिखाया जाएगा आपको, उस एनिमेशन से साथ ही साथ नोट्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या पूछा गया है देखिए। जर्मन संसद का नाम है, जर्मन संसद को क्या कहते थे ये पूछा गया आपसे। तो जर्मन संसद को हम कहते थे राइख स्टॉग। ठीक है, राइख स्टॉग जो है जर्मन संसद का नाम था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा गया है नहीं गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है, आपको सभी को पता होगा। जिसमें से नहीं गुजरती है वो कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरने का हमसे ऑप्शन पूछा गया, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। यानी भारत में जो भूमि है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उसका कुल क्षेत्रफल जो है भारत की भूमि का वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन फिर से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं और इसको समझिएगा। यहाँ पूछा गया आपसे, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो भी स्थलीय भाग हो और 3 ओर से जो है समुद्र से घिरा होगा तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। यानी नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। भारत में जो मानसून आती है, बरसात आती है, तो हम उसको कब से मानते हैं। हमारे जो भी पिछले साल दर साल जो इसका आगमन माना जाता है वो जून के प्रारंभ से माना जाता है। यानी कि भारत में मानसून का आगमन जो है जून के प्रारंभ से माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है। देखो डेमोक्रेसी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का है। ठीक है, ये आपका ग्रीस भाषा का है। ग्रीस बोलिए या ग्रीक बोलिए, ग्रीस भी बोलते हैं हम, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रीस, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक। तो ये इस भाषा का शब्द है जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अर्धवार्षिक परीक्षा के कभी कभी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। अरबी जो है ये आपका अलग भाषा है। ग्रीस जो भाषा है या ग्रीक के जो लोग हैं वो यूनानी बोलते थे। अगर यूनान भाषा लिखता तो भी सही है, अगर यहाँ पे यूनान लिखता ना, यूनानी, तो भी हम यूनानी भी सही बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे ना तो आपका यहाँ पे हिंदी का तो है नहीं, संस्कृत का है नहीं, अंग्रेजी का नहीं है। अरबी जो है ये अलग जो भाषा है, ये बिल्कुल अरब देशों की भाषा है। ग्रीस जो है ये अलग देश है। ठीक है, ग्रीस जो है इसको हम यूनान भी बोलते हैं और इसकी भाषा जो है यूनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूनानी लिखा होता या ग्रीस लिखा होता तो हम इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए मैंने आपको अलग से इसका आंसर लिख के बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका में गोरों के
प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में गोरों का जो प्रभुत्व था, उनकी जो चलती थी, बोलबाला था, उसके खिलाफ जो है संघर्ष किसने किया, ये आपको बताना है। तो वो किया था आपका नेल्सन मंडेला ने। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कम से कम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम आयु क्या है भारत में मतदान देने की, वोट देने की? तो वो है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष की आयु के बाद आप जो है मतदान दे सकते हैं। आपका वोटर आईडी बन जाएगा, जिसके द्वारा आप मतदान यानी कि वोट डाल सकते हैं। तो द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पे जो 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो कौन कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा जो है वो गृह मंत्री होता है। यहाँ पे जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्तियां। रूस के शासक, यानी कि रूस का जो शासक था, राजा था, या जो वहां का सम्राट था, उसको खालिस्तान कहा जाता था। तो रूस का जो शासक था उसको हम लोग जार के नाम से जानते हैं, और जार जो है ये शब्द का प्रयोग किया जाता था, उस जार बोलते थे। ठीक है, जार कहा जाता था। इसके बाद भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो देखो, आप इसमें बेस्ट उत्तर लिखोगे तो भारत जो है उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप उत्तर भी लिखते तो भी सही है, लेकिन उत्तर पूर्वी में ये मेनली इस मतलब स्थायी रूप से है। तो यहाँ पे उत्तरी और पूर्वी लिख दोगे आप। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी व पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, देखिए, उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना हुआ है। तो उत्तरी मैदान जो है सारा का सारा मैक्सिमम जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा जलोढ़। जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव प्रत्येक खालिस्तान वर्ष बाद होते हैं। तो अभी 2024 में चुनाव आने वाला है, तो हर 5 वर्ष बाद होते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं भारत में वो प्रति 5 वर्ष में होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में खालिस्तान उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। तो आपने पालमपुर जो है चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा कि पालमपुर में जो है खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है खेती की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा खेती। ठीक है, खेती से उत्पादन होता है वहाँ पे, कंपनियां वंपनियां इतनी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना का आरंभ खालिस्तान में किया गया। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना का जो है स्वरोजगार योजना का प्रारंभ जो है ये सन 1999 में किया। तो 1999 हमारा इसका आंसर हो जाए। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस के बारे में अगर आपको पूरा चैप्टर निचोड़ लेना है, अपने आप को बादशाह समझना है फ्रांसीसी क्रांति का, तो आप ये चैप्टर जरूर देख लेना, आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा। और जो है इसके बाद आप सोचोगे कि ऐसे वीडियो और भी मिल जाए, लेकिन हिंदी में ये वीडियो मैंने बनाया है, हिंदी में कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा गया आपसे फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था। तो फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्टेट्स। ठीक है, ध्यान रखोगे आप। तो आपका जो फ्रांसीसी समाज है वो कितने स्टेट्स में बटा हुआ था, तो आप बोलोगे ये 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो इसका आंसर अगर आप लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ लिखित उत्तर यहाँ पर। ठीक है, तीन तीन स्टेट्स में बटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज जो है कितने स्टेट्स में बटा हुआ था, तो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसकी बात करते हैं और उसको समझते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। सारे प्रश्न हम समझेंगे, जितना हो सकता है मैक्सिमम हम जो आंसर्स को समझेंगे। यहाँ पूछा गया है टाइद क्या था। टाइद जो है ये क्या था। तो टाइद जो था ये क्या था, ये आपको समझना है। देखिए, टाइद जो है चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था। टाइद जो है ये चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला
कर था। अगर टाइल पूछता है, क्योंकि आपके 50 जिले बन चुके हैं, अब 50 जिलों में 50 तरह के अलग-अलग पेपर आएँगे। अगर आप 20 जिलों के पेपर पढ़ लेते हैं, तो आपका वार्षिक परीक्षा बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। 95% आप ला सकते हैं। सारे पेपर्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, आप उनको पढ़ते रहिए और आराम से निश्चिंत होकर के बस केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है हम क्लियर करा देंगे आपको, वो भी बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट के साथ में। तो टाइद क्या था? तो टाइद जो है चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कर था। और टाइल क्या था? टाइल जो है सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था या शुल्क था। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नाम लिखने हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो इसमें मित्र राष्ट्र कौन-कौन से थे? तो आपका फ्रांस था, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत संघ जिसको रूस बोलते हैं वो था, चीन भी था इसमें शामिल। तो ये हम इसके आंसर को लिख देंगे कि भैया इसमें चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि आपका रूस शामिल था। इसके बाद नाज़ी पार्टी का पूरा या वास्तविक नाम क्या था? तो नाज़ी पार्टी जो थी, ये पहले जर्मन जर्मन वर्कर्स पार्टी कहलाती थी, जिसको हिटलर ने जॉइन किया था और बाद में उसने इसका नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया था। और फिर बाद में अंत में जो ये नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का जो औचित्य था, ये लास्ट में बदला गया नाज़ी पार्टी के नाम से। तो सब जानते हैं इसको नाज़ी पार्टी के नाम से। इसका ओरिजिनल नाम जो है मैंने बता दिया आपको, जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है? जर्मन वर्कर्स पार्टी था, इसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया बाद में। और ये नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो है, ये नाज़ी पार्टी के नाम से प्रचलित हुई। भारत की मानक याम उत्तर रेखा किसे माना जाता है? तो आपको केवल निर्देश लिख देने हैं। 82 डिग्री वाला पूर्व याम उत्तर। ठीक है? 82 डिग्री पूर्व याम उत्तर को जो है भारत का मानक याम उत्तर रेखा माना जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। भाबर क्या है? तो भाबर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलान के समानांतर सिंधु एवं तिस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाबर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलान के समानांतर सिंधु एवं तिस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सबसे विशाल द्रोणी नदी कौन सी है? भारत की होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है। भारत की सबसे विशाल द्रोणी नदी कौन सी है? तो गंगा द्रोणी जो है भारत की सबसे विशाल द्रोणी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, द्रोणी है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखने जहाँ पर गवर्नमेंट जो है जनता के हिसाब से बनाई जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो वो कौन-कौन से देश है? तो अपना भारत है। ठीक है? उसके अलावा जो है आप अमेरिका में भी जनता ही चुनती है, फ्रांस में भी जनता चुनती है, जर्मनी में, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगह पे जनता के द्वारा ही शासक को चुना जाता है। तो इनके नाम आप लिख देंगे। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है, इस संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची क्या है? इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। मतदाता सूची क्या होती है? चुनाव के कुछ महीने पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए, यानी कि आप जिस भी अपने क्षेत्र में हैं, आपका जो भी एक एरिया पड़ता है, उस एरिया के क्षेत्र के लोगों के लिए एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें उनके नाम होते हैं कि वो वोट डाल सकते हैं। उसी लिस्ट को जो है मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे आसान शब्दों में। चुनाव के कुछ महीने पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए लिस्ट बनाई जाती है जिसे मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निर्धनता का क्या अभिप्राय है? निर्धनता का क्या अभिप्राय है? तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीवन जीने के न्यूनतम उपयोग के लिए जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है असमर्थ होता है, यानी कि उसको नहीं मिल पाता है, उसी को हम निर्धनता या गरीबी कहते हैं। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं को प्राप्त करने में एक व्यक्ति असमर्थ होता है, यानी कि उसको ये चीज़ नहीं मिल पाती है। इसी को हम निर्धनता या गरीबी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के नाम लिखने हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक आपके 3 हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक में हम कौन-कौन सी गतिविधि करते हैं? तो बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिनके हमें नाम लिखने होंगे। इसमें हम शिकार,
शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, खेती करना, खनन, जो कोयला का खनन करते हैं वो करना, ये सारे इसमें शामिल है। तो आप इनको लिख सकते हैं कि शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, खेती करना, खनन करना, ये सारे के सारे प्राथमिक गतिविधियों में आते हैं। इसके बाद जो अगला खंड है आपका, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया है बांगर और खादर में अंतर बताइए। बांगर और खादर में क्या अंतर होता है आपको बताना है। 3 अंकीय प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा है आपका, इसको अंतर आपको आमने सामने टेबल फॉर्म में लिख देना है। भारत में गंगा नदी तंत्र पर एक टिप्पणी लिखनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं ये बताने हैं आपको। मानचित्र संबंधी प्रश्न को अभी हम आगे करने वाले हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों के कौन कौन से वर्ग होते हैं। मंत्री परिषद जो होती है वहां पर मंत्रियों के कौन कौन से वर्ग होते हैं, किस टाइप के वहां पे जो है बैठते हैं मंत्री, वो समुदाय कौन सा होता है, अलग अलग। और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, आप अच्छी तरह जानते हैं संविधान जो हमें बहुत सारी आज़ादी देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम बात करें तो भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, संक्षिप्त में इसका वर्णन करना है। इसका अथवा में है नदियों तथा झीलों का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है ये आपको बताना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था। सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था ये आपको बताना है। अथवा में है संविधान में भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं, कभी कभी पूछता है संविधान में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार, तो ये सारे के सारे आपको जो है बताने हैं। तो यहाँ पे बताना है कि संविधान में भारतीय नागरिकों को दिए गए कौन कौन से मौलिक अधिकार है, उनका वर्णन कर देना है आपको। अब मानचित्र का हम यहाँ पे देखते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, जिसमें आपको पश्चिमी घाट दिखा देना है, नंगा पर्वत दिखा देना है, मालवा का पठार, थार का मरुस्थल और गंगा यमुना दो आब, ये सारे के सारे आपको दिखाने हैं। चलिए इसके आंसर को मैं बताता हूँ किस तरह से आपको दिखाना है। इसमें पश्चिमी घाट जो है आप दिखा सकते हैं। ये पश्चिमी घाट जो है आपको यहाँ पे दिखाना है, इस जगह पे पश्चिमी घाट लिख दोगे आप, यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पश्चिमी घाट इधर दिखा दोगे। पूर्वी घाट की बात करेगा तो यहाँ पे अगर पूछता है पूर्वी घाट तो पूर्वी घाट आप इधर दिख, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देना है आप, अगर पूछता है तो। इसके अलावा आपसे पूछा गया है पश्चिमी घाट, दूसरा पूछा गया है नंगा पर्वत, तो ये सबसे ऊपर है आपका, ये रहा नंगा पर्वत, यहाँ पर आप दिखा दोगे नंगा पर्वत, तो ये वाला जो है आपको दिखा देना है, इस तरह से लिख देना है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है मालवा का पठार, तो मालवा का पठार देखो ये रहा, यहाँ पे आप मालवा का पठार दिखाओगे इस जगह। इसके अलावा दूसरा तीसरा जो चौथा पूछा गया थार का मरुस्थल, सभी जानते हैं थार का मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, राजस्थान में है ये, तो ये वाला आप जो है एरिया दिखा दोगे थार के मरुस्थल। और इसके अलावा जो है आपसे एक और पूछा गया गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब जो है थार का मरुस्थल और मालवा पठार के बीच में, थोड़ा सा यूपी साइड में आप जब जाओगे तो मतलब सेंटर में भी आप दिखा सकते हो, लेकिन यूपी की तरफ ज़्यादा आपको दिखाना है मानचित्र में, तो ये आप दिखा दोगे। तो इस तरह से ये आपसे पूछे गए हैं। पश्चिमी घाट हमने बता दिया, दूसरा पूछा गया है नंगा पर्वत, ये हमने बता दिया यहाँ पर, ये रहा। और पूछा गया आपसे मालवा का पठार, मालवा का पठार हमने बता दिया। इसके अलावा पूछा गया थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल हमने बताया। और ये गंगा यमुना दोआब जो है यहाँ पर हमने बता दिया। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र आपका है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा अगर आपसे पूछता है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे, ध्यान रखना है, ये मानचित्र जो है स्पेशल है। कंचनजंगा पूछता है, छोटा नागपुर का पठार आपसे कभी कभी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा कहाँ पे दिखाना है। बुंदेलखंड का पठार भी पूछ लेता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप दिखा दोगे इस तरह से। और शिलांग का पठार पूछे तो आप इधर आ जाओगे, इस एरिया में आ जाओगे, यहाँ पे शिलांग का पठार जो है आप दिखा सकते हो। बंगाल की खाड़ी तो आपको पता है, अरब सागर इधर पता है, लक्षद्वीप नीचे दिखा दोगे, अंडमान निकोबार पूछेगा तो यहाँ पर आपको साइड में दिखाना होगा। हिंद महासागर नीचे की तरफ होता है, ये हिंद महासागर है नीचे की तरफ, इधर आपका श्रीलंका है। कोरोमंडल तट पूछता है कभी कभी आपसे, ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कोरोमंडल तट पूछेगा तो आपको ये बता देना है। पश्चिमी घाट देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो पश्चिमी घाट, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपसे और कुछ इसमें
अनाई मुंडी पूछा जाता है, कभी-कभी आपसे पूछ ले अनाई मुंडी। अनाई मुंडी के बारे में भी आप बता दोगे कि भैया ये है अनाई मुंडी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको सारे ऑप्शंस बता दिए। केटू वही कभी पूछ लेता है केटू के बारे में, तो केटू का भी आपको पता होना चाहिए, नंगा पर्वत के ऊपर है। तो इस तरह का ये मैप है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। लक्षद्वीप आपसे पूछा जाएगा तो इस एरिया को दिखाना है। अरब सागर जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और बंगाल की खाड़ी आपको पूरब में दिखाई देगी, हिंद महासागर नीचे की तरफ। तो इस तरह का जो है ये प्रश्न पत्र है, और इसके सॉल्यूशन को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। दूसरे प्रश्न पत्र को हम जल्दी आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। इन सबको अच्छे तरीके से तैयार करिए, और जो मैंने आपको अभी वीडियो बताया था उसको ज़रूर देख लें। ये वाला वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आने वाला है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई देगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति वाला वीडियो। चलिए, तो आप जो है तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे, यही आशा है हमारी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।